हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन एंड यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुई हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला आर्टिकल, री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस, नीति आयोग रिपोर्ट का कहना है। अब यहाँ पर 2-3 इश्यू निकल कर आती है। ब्लेंडेड फाइनेंस क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता होगा कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो स्पेंडिंग की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी कम होती है, अप्रोक्स 1.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? तो एक इश्यू तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है काफ़ी कम है। तो कैसे फाइनेंस को मोबिलाइज किया जा सके हेल्थ केयर सिस्टम में, सो दैट हम अपने सिटीजन को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज उपलब्ध करवा सके। तो उसके लिए ये कंसेप्ट लाया गया है ब्लेंडेड फाइनेंस। ये आपका नीति आयोग रिपोर्ट में कहा गया है। तो इस ब्लेंडेड फाइनेंस के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस आप देख सकते हो, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। तो नीति आयोग रिपोर्ट में अन्य क्या की फाइंडिंग है उसे देखते हैं। तो आप देख सकते हो, नीति आयोग का कहना है कि चूंकि हमारे देश में हॉस्पिटल बेड्स की काफ़ी कमी है, इसीलिए हमें हॉस्पिटल बेड्स को एटलीस्ट 30% से बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी जाके इक्विटेबल एक्सेस हेल्थ केयर का हमारे सिटीजन को मिल सकेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 65% हॉस्पिटल बेड हैं वो अप्रोक्स 50% ऑफ द पॉपुलेशन की नीड को कैटर करते हैं, लेकिन ये जो बेड्स हैं कंसंट्रेटेड है कहाँ पर? कुछ ही राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। तो आप समझ सकते हो 65% ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स ओनली इन दीज स्टेट्स। तो इसका मतलब अन्य जो राज्य बचे हुए हैं वहां पर आपके हॉस्पिटल बेड्स की काफी कमी है। और हॉस्पिटल बेड्स की कमी है तो इसका मतलब अगर कोई सिटीजन हेल्थ क्राइसिस फेस करता है तो उसे कहीं ना कहीं इक्विटेबल हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिल पाएंगी। डिस्पाइट वी हैव द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, बिकॉज जब फैसिलिटीज ही नहीं होंगी तो हाउ ट्रीटमेंट विल हैपन। तो दूसरी इश्यू ये निकल कर आई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इंडिया का हॉस्पिटल सेक्टर है, इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर मार्केट। तो टोटल हेल्थ केयर मार्केट, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, लेकिन लार्जेस्ट शेयर कौन ऑक्युपाई करके रखा है? आपका हॉस्पिटल सेक्टर। एंड ये बात तो मैंने आपको बताया ही कि इंडिया की जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है इट इज लीस्ट एमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आ जाते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन सब देशों में जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग की जाती है और इंडिया में जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग की जाती है काफी लोअर है। इट इज लीस्ट एमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। और मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेस देन या फिर अप्रोक्स 1.5% ऑफ जीडीपी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि बिकॉज ऑफ दैट जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो सिटीजन के द्वारा अपने तरफ से पैसे लगाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण अगर कोई बीमारी आ गई गरीब व्यक्ति के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन जाता है। लाइवलीहुड क्राइसिस देखने को मिल सकती है परिवार में। तो इसीलिए हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको मजबूत होना ज़्यादा जरूरी है। इवन जो रूरल एरियाज है वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को पहुँचाना वो भी ज़्यादा जरूरी है। और ये जो भी हाल फिलहाल में स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब ये स्कीम तो लेकर आ गई, लेकिन अब इसके कारण जो इन पेशेंट सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि पेशेंट की जो डिमांड बढ़ेगी कि हमें भी केयर चाहिए, बिकॉज ये स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है और इसके तहत हॉस्पिटलाइजेशन केयर मिलेगा। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन केयर तभी तो मिलेगा जब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हॉस्पिटल बेड्स होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक और इश्यू निकल कर आ रही है। तो दिस स्कीम कुड ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ इन पेशेंट सर्विसेज। तो
इन सब के लिए, यानी कि ये जो डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले समय में, तो उसके लिए हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक हॉस्पिटल बेड्स या फिर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, उन सबको बढ़ाने की ज़रूरत है, इतना तो श्योरिटी है। तो इस रिपोर्ट में ब्लेंडेड फाइनेंस का सजेशन दिया गया है कि अगर आपको फाइनेंस की कमी हो रही है, यू कैन अप्रोच वाया ए मैकेनिज्म कॉल्ड ब्लेंडेड फाइनेंस। क्या है ये ब्लेंडेड फाइनेंस? तो ब्लेंडेड फाइनेंस एक फाइनेंस मोबिलाइजेशन करने का तरीका है जहां पर कैटालाइटिक फंडिंग जैसे ग्रांट के रूप में किसी ने दे दिया या फिर कंसेशनल कैपिटल के रूप में पैसे दे दिए गए, फ्रॉम होम, फ्रॉम पब्लिक, हम और आप मिलकर प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर फिलेंथ्रोपिक सोर्सेज यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो दान करते हैं जनरली, तो वहां से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को मोबिलाइज किया जा सके, सो दैट एडिशनल प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज किया जाए कि आप आओ इन्वेस्टमेंट कर लो, तभी जाके सोशल गुड्स एंड आउटकम्स रियलाइज हो सकेंगे हमारे देश में। तो होप आपने ब्लेंडेड फाइनेंस का मतलब समझा होगा। तो इट इज ए अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन जहां पर हम फाइनेंस मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं फ्रॉम होम, पब्लिक एंड फिलैंथ्रोपिक सोर्सेस, एंड इस पैसे के मदद से हम एडिशनल प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करेंगे टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर सेक्टर, सो दैट जो सोशल गोल्स हैं कि इक्विटेबल डिलीवरी हो हेल्थ केयर सर्विसेज का, नॉन डिफरेंशिएशन बिटवीन द पुअर एंड द रिच, ये सब जो सोशल गोल्स है वो फुलफिल हो सके। अब अलोंग विथ सर्टेन प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए गए हैं ब्लेंडेड फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3 ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्लेंडेड फाइनेंस का क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर गवर्नमेंट को हेल्थ केयर स्टेटस मजबूत करना है तो या तो वो क्या करे, बोरो करे, लोन ले। दूसरा तरीका है आपका ब्लेंडेड फाइनेंस की मदद से। तो ब्लेंडेड फाइनेंस की मदद से अगर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट डेब्ट की जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर बोरो नहीं कर रही है, यहाँ पर आपका पब्लिक या फिर फिलैंथ्रोपिक सोर्सेस से फंडिंग अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है, और इन फंडिंग का इस्तेमाल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाएगा। तो यस, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट डेब्ट, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड सोवरिन गारंटी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोवरिन गारंटी का मतलब ये हुआ कि हमने लेट से लोन लिया तो गवर्नमेंट को बॉन्ड या फिर पेपर्स एज ए गारंटी के रूप में रखने पड़ते हैं, तो ये समस्या भी नहीं आएंगी। साथ ही साथ कॉमर्शियली वायबल सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को भी बनाया जा सकता है ब्लेंडेड फाइनेंस की मदद से, जैसे आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपके सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इवन एक और एग्जांपल लिख सकते हो, सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है एजुकेशन हो गया, है ना, ये सब बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये हो गया। तीसरा है आपका रिस्क प्रीमियम को भी कम करता है। कैसे? तो को फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी, को इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो जब को फाइनेंसिंग एंड को इन्वेस्टमेंट आने लगेंगे तो जाहिर सी बात है जो रिस्क प्रीमियम है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स सजेस्टेड फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस, तो एक देख सकते हो, पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी ब्लेंडेड फाइनेंस एक्टिविटीज की जाएंगी यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन किया जाएगा फ्रॉम द फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द पब्लिक, वो खर्च होने चाहिए डेवलपमेंटल गोल्स के लिए ही। दूसरा प्रिंसिपल है कि जो आपके ब्लेंडेड फाइनेंस है वो कॉमर्शियल फाइनेंस के मोबिलाइजेशन को प्रमोट करने में मदद करे। ठीक है। तीसरा है आपका टेलर ब्लेंडेड फाइनेंस टू लोकल कंटेक्स्ट, यानी कि जो ब्लेंडेड फाइनेंस के मदद से पैसे आएंगे वो लोकल कंटेक्स्ट के आधार पर होने चाहिए। लोकल इश्यूज जो फेस किया जा रहा है, जैसे आपका कोई लोकेशन है वहाँ पर हेल्थ केयर की एक समस्या है तो वो ब्लेंडेड फाइनेंस हेल्थ केयर में खर्च हो। अगर एजुकेशन की कमी है वहाँ पर तो वो जो ब्लेंडेड फाइनेंस है एजुकेशन में खर्च हो। तो ये होता है आपका। और प्रिंसिपल 4, इट फोकसेस ऑन इफेक्टिव पार्टनरिंग फॉर द ब्लेंडिंग फाइनेंस, कि जहाँ तक हो सके कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन के मदद से ब्लेंडेड फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाए। एंड प्रिंसिपल 5,
मॉनिटर ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिजल्ट, यानी कि जो भी पैसे आ रहे हैं ब्लेंडेड फाइनेंस की मदद से उसकी निगरानी हो सके, सो दैट ट्रांसपेरेंसी आ सके। अदरवाइज इन पैसों का हो सकता है हेल्थ केयर में ना, लेकिन दूसरी जगह यूज हो जाए, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसल्टेशन पेपर ऑन प्रमोटिंग नेटवर्किंग एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये जो आपका नेटवर्किंग एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है, इसका बेसिक कंटेक्स्ट आप समझो। बेसिक कंटेक्स्ट ये है कि आपको पता है कि जब भी टेलीकॉम या आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें आपके सर्टेन इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है। अब वो इक्विपमेंट जनरली हम लोग इंपोर्ट करते हैं। किससे इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। अब चाइना पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, तो क्या उनके इक्विपमेंट या उनके प्रोडक्ट पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकता है डाटा लीकेज हो जाए, डाटा शेयरिंग कर दी जाए, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं। दैट्स व्हाई आईटी सेक्टर या फिर जो आपके टेलीकॉम रिलेटेड सेक्टर है, इनमें जो आपके डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका इंडिजनाइजेशन होना जरूरी है। एक पर्पस तो ये है कि हाँ चलो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होंगे क्योंकि हमारे देश में डिमांड ज्यादा है इनकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये दो बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका, इसलिए फोकस किया जा रहा है कि भाई साहब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और इसी के अंतर्गत कुछ बातें कही गई हैं और कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है टू प्रमोट द डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल नंबर 2 जो है आपका, कहाँ गया, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन्होंने कंसल्टेशन पेपर इश्यू किए हैं जिसके तहत जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं इन द टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये जो स्कीम है हाल फिलहाल में लॉन्च की गई थी, आपको भी पता है 1-2 साल पहले, जिसके तहत आपका टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया उसको प्रमोट करने के लिए है। और इसके अंतर्गत जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको खत्म किया जाएगा टू प्रमोट नेटवर्क गियर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, या फिर सिंपली कहें टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। एंड 2021 में गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लाया था टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, और आपको पता है ये जो PLI स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये और भी बहुत सारे सेक्टर जैसे टेक्सटाइल सेक्टर्स के लाए गए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लाए गए हैं, और 2021 में इसको फिर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए भी लाया गया था। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहली बात तो जो डोमेस्टिक NATEM है यानी कि नेटवर्किंग एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसको प्रमोट करना है। कैसे? तो इंसेंटिवाइज किया जाता है बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, कि भाई साहब जितना आप सेल करोगे अपने प्रोडक्ट्स को, जितनी ज्यादा आपकी टर्नओवर होगी, बेस्ड ऑन दैट आपको इंसेंटिव्स मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। एंड दूसरा आपका कि जो लार्ज इंपोर्ट किए जाते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट का, उस लार्ज इंपोर्टमेंट को कम करना है एंड उसको सब्स्टिट्यूट करना है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। इसके कंसर्न मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी कंसर्न है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम ह्यूज डिपेंडेंट है ऑन अदर नेशंस फॉर दीज इक्विपमेंट्स, तो उस डिपेंडेंसी को कम करना है। बाद में हो सकता है चाइना मना कर दे या फिर अन्य देश मना कर दे कि भाई साहब नहीं, हम आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो फिर उस समय हम ऐसी स्थिति में रहें कि हमारी जो जरूरतें हैं वो फुलफिल हो सके बाय आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो ये हमने 2 ऑब्जेक्टिव देखा। अब बात करते हैं क्या कमियां हैं PLI पॉलिसी में। पहली बात तो फंडिंग अवेलेबिलिटी की ही कमी है फॉर द स्टार्टअप्स इन द हार्डवेयर स्पेस, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं, आपको ही पता है सबसे पहला चैलेंज वो फेस करते हैं वो है आपका फंडिंग क्राइसिस, तो ये दिक्कत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, वहां पर या फिर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं वो ज़्यादा चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। तो
जैसे आप एग्जांपल ले लो, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेट से मोबाइल मैन्युफैक्चर पहले करती थी, 4-5 इंडियन मैन्युफैक्चरर का नाम आप सुनते होंगे, आजकल वो भी नाम खत्म हो गए। क्यों? बिकॉज जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है एग्जाम्पल के रूप में, वो काफ़ी ज़्यादा चीपर होते हैं, तो compete नहीं कर पाते। तो यही चैलेंज इसमें भी निकल कर आता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग सफरिंग सेवरली ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स। और हम लोग भी चीप प्रोडक्ट देख के आकर्षित हो जाते हैं, यही बात है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। एंड बेसिकली ट्रेंड को मॉनिटर नहीं किया जाता है कि भाई साहब कितना प्रोड्यूस हो रहा है हमारे देश में, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड फैसिलिटेशन यानी कि बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो ये तीसरा कंसर्न है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी नहीं मिल पाती हमारे इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर के लिए। डोमेस्टिक मार्केट लेट से इस्टेब्लिश कर भी ले जाएं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर जैसे ही पहुंचते हैं हमारे प्रोडक्ट्स अनकम्पिटिटिव होने लगते हैं एज कम्पेयर टू द चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर अदर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया जाता है दूसरे देशों के द्वारा, या फिर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हम सर्टेन कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट करते हैं, अन्य कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है आपके मार्केट एक्सेसिबिलिटी को लेकर। एंड नेक्स्ट इज योर रैपिड चेंजेज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी समय दर समय बदलता रहता है, 2-3 सेकेंड में 2-3 टेक्नोलॉजी आ जाती हैं। तो ये भी एक चैलेंजेज ही है कि हमने अगर आज एक टेक्नोलॉजी बनाई, हो सकता है 1 साल बाद कोई नई टेक्निक आ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो उससे बेहतर हो, तो हमें कंटिन्यूस बेसिस पे वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज योर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन। जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको फाइनेंस क्लेम करने में, फाइनेंस एसेस करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण वो अपने पोटेंशियल को हार्नेस नहीं कर पाते, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सजेशन दी गई है। तो पहली बात तो टेलीकॉम इंटरप्रेन्योरल प्रमोशन फंड एंड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन फंड को स्टेब्लिश करे, जो टेलीकॉम इंटरप्रेन्योर को प्रमोट करे कि भाई साहब आप आगे बढ़ो, पैसे की जरूरत है तो वी विल प्रोवाइड यू। एंड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन फंड भी है। साथ ही साथ इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वैल्यू चेन में बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करो एंड एक्सपेंड करो, सिंपली अगर कहा जाए। साथ ही साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप करो, सो दैट जो आपके रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चिंताएं हैं वो एड्रेस हो सके, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस विद टाइम, वो भी बहुत ही जल्दी। तो अगर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले जाएगा और कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फैसिलिटेटिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेक पार्क। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया जाना चाहिए, सो दैट एक डेडिकेटेड लोकेशन हो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स एक साथ हो सके। इससे कॉस्ट कम हो जाता है अगर सिंपली कहे तो, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी पार्क्स आ जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी पार्क्स में डेडिकेटेड एरिया होगा जहां पर जो भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है वो प्रोड्यूस होंगी, तो इससे कॉस्ट कम होती है, सिंपल अगर कहा जाए तो। साथ ही साथ एड्रेसिंग द इश्यू रिलेटेड टू पावर अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग। कहने का मतलब ये है कि लेट से अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप कर भी दी, अब वहां पर पावर कट होते रहते हैं बार बार, तो फिर साहब भाई साहब जो पोटेंशियल एफिशिएंसी है उस इंडस्ट्री की वो तो नहीं हो पाएगी। तो पावर अवेलेबिलिटी की तो जरूरत होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे। और साथ ही साथ प्राइस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, बिकॉज ये इनपुट कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है टू प्रमोट द NATEM इन द कंट्री, तो गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है $300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा बाय 2026। और इसी के लिए आपने देखा भी है सेवरल PLI इंसेंटिव स्कीम लाए गए हैं। एंड वी हैव द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जिसके तहत ट्रांसफॉर्मेटिव पावर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अनलॉक किए जाएंगे टू अचीव द डिजिटल एम्पावरमेंट। एंड वी हैव द नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019, जिसके तहत सस्टेनेबल इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री हमारे देश में क्रिएट की जाएगी, मजबूत की जाएगी, विच इज ड्रिवन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड 2021 में ये लेटेस्ट न्यूज है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द लाइसेंसेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ NAT जारी किया है और कहा है कि जो भी प्रोक्योरमेंट किए जाएंगे वो ट्रस्टेड सोर्सेज से किए जाएंगे, सो दैट सिक्योरिटी
कंसर्न जो है टेलीकॉम नेटवर्क के लेकर उसको एड्रेस किया जाए। मैंने आपको बताया सिक्योरिटी कंसर्न, जहां पर नाम लेंगे वहां पर चाइना। एंड नेक्स्ट इज योर इनक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प टू क्रिएट एंड ग्रो न्यू बिजनेसेस एंड राइजिंग कंपनीज। तो ये बातें। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वन ओशियन समिट, यूनेस्को प्लेजेस टू हैव एट लीस्ट 80% ऑफ द सीबेड मैप्ड बाय 2030। ये सीबेड आप जानते होंगे, जैसे समुद्र है या महासागर है, महासागर या समुद्र का धरातल होता है, तो इसकी मैपिंग की जाएगी कि भाई साहब यहाँ पर क्या क्या फीचर्स है, क्या डिप्रेशन है, क्या हाइट है, क्या डेप्थ है, इन सब की मैपिंग जब हम करते हैं तो इनको हम सीबेड मैपिंग कहते हैं, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो इसको हम डिस्कस करेंगे। वन ओशियन समिट क्या है इससे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ बैथोमेट्री सर्वे क्या होती है वो भी देखेंगे, और सिलेबस पहले जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फॉरम, देयर मैंडेट एंड, तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो हाल फिलहाल में अभी वन ओशियन समिट, जो कि एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस है, इससे भी हम डिस्कस करेंगे, वो अभी ऑर्गेनाइज हुई थी। यहाँ पर यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि कम से कम 80% सीबेड जो है ओशियन का, उसको मैप कर लिया जाएगा बाय 2030। अभी फिलहाल आप देख सकते हो ओनली 20% सीबेड ही मैप्ड है, तो इसको बढ़ाकर 80% का टारगेट अचीव किया जाएगा बाय 2030। तो जब हम बात करते हैं सी फ्लोर मैपिंग की, तो इसको सीबेड इमेजिंग भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली वाटर डेप्थ को मेजर करता है ऑफ ए गिवन बॉडी ऑफ वाटर, चाहे वो अटलांटिक ले लो चाहे आप पैसिफिक ले लो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सी फ्लोर मैपिंग या फिर सीबेड इमेजिंग दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ ए गिवन बॉडी ऑफ वाटर। एंड इसके लिए बैथोमेट्रिक सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है, बैथोमेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बैथोमेट्रिक सर्वे, लेट से कि आपका ये ओशियन बॉडी है, वाटर भरा पड़ा है, यहाँ पर हमने सीप लेकर गया, ठीक है। अब बैथोमेट्रिक के तहत क्या होगा, लेट से कि सी बेड में आपका एक कोई पहाड़ है या फिर कोई डिप्रेशन है, तो यहाँ से लेजर लाइट भेजी जाएंगी, और लेट से कि कोई पहाड़ है और वो लेजर लाइट अगर पहाड़ से टकराई तो वो जल्दी ही रिटर्न हो जाएंगी, लेट से 5 सेकंड में रिटर्न हो गई। उसी प्रकार से अगर कोई लेजर लाइट भेजी गई और वो ट्रेंचेज में चली गई, यानी कि डिप्रेशन में चली गई, तो उसको आने में जाहिर सी बात है ज्यादा समय लगेंगे, लेट से 10 सेकंड लग जाएंगे। तो इसका क्या मतलब निकल कर आएगा कि कहीं ना कहीं जहां पर 10 सेकंड लग रहे हैं वहां पर डिप्रेशन है, जहां पर आपका 5 सेकंड लग रहे हैं वहां पर कोई एलिवेटेड पोर्शन है, और जहां पर कंटिन्यूस बेसिस पे लेट से कि प्लेन एरियाज है वहां पर आपके 6 सेकंड लग रहे हैं, 7 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्लेन एरियाज है, ओशन बेसिन है। तो इस हिसाब से आपका मैप किया जाता है ओशन बेड को, ओशन फ्लोर को। होप यू गॉट इट। तो बैथोमेट्रिक सर्वे मेजर करती है डेप्थ को एंड ऑल्सो अंडर वाटर फीचर्स जो अवेलेबल है वाटर बॉडी में, चाहे आप ट्रेंचेज हो, चाहे आपका सी माउंट हो, या फिर आपके जो रिजेज हैं, है ना, जैसे मिड अटलांटिक रीजेस के बारे में आपने सुना होगा, तो इन सब फीचर्स को मैप किया जाता है। एंड 2017 में यूनेस्को ज्वाइंट विद निपन फाउंडेशन, जो कि एक जापान का प्राइवेट फाउंडेशन है, और इन सब ने मिलकर सीबेड 2030 प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट का बेसिक एम यही है कि जो भी अवेलेबल बैथोमेट्रिक डाटा है उसको एक साथ इकट्ठा किया जाए, सो दैट एक डेफिनिट मैप वर्ल्ड ओशियन फ्लोर का प्रोड्यूस किया जा सके बाय 2030, एंड उसको फिर सबके लिए अवेलेबल करवाया जा सके। एंड इसे कैरी आउट किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद जनरल बैथोमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियंस, जो कि एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये पावर है, जिसको ये मैंडेट है कि वो मैप करे इंटायर ओशियन फ्लोर को। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स, तो ये प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, इसके तहत एक बात तो ये याद रखनी है, इट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवेलेबल बैथोमेट्रिक डाटा। जैसे जापान के पास लेट्स से कि कुछ अपने बैथोमेट्रिक डाटा है, कुछ अन्य देश के पास उनके बैथोमेट्रिक डाटा है, तो इन सबको कंबाइन किया जाएगा, बेस्ड ऑन एनालिसिस एक डेफिनिट मैप तैयार किया जाएगा वर्ल्ड ओशियन फ्लोर का बाय 2030, एंड उसको अवेलेबल करवाया जाएगा सभी को। और इसको कैरी करने का टास्क किसे दिया गया है, तो जनरल मैथमेटिक्स चार्ट ऑफ ओशियंस को दिया गया है, और ये एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
विथ ए मैंडेट टू मैप द इंटायर ओशियन फ्लोर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है भाई साहब सी बेड मैपिंग की, तो पहली बात तो जो भी ओशियन फॉल्ट्स है, यानी कि कहाँ पर रिजेज है, कहाँ पर डिप्रेशन है ना, इनके लोकेशन को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ओशियन करेंट्स कैसे वर्क करते हैं, टाइड्स कैसे वर्क करते हैं, साथ ही साथ सेडिमेंटेशन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन सब को भी समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन बाय एंटिसिपेटिंग द सेस्मिक एंड सुनामी रिस्क। तो बेस्ड ऑन द डाटा एंड एनालिसिस, अगर हमें पता चल गया कि भाई साहब इन लोकेशन में बार बार भूकंप या अर्थक्वेक आती रहती है, तो एक ट्रेंड तैयार कर लिया जाएगा कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ और भी ज्यादा भूकंप आए, इतने समय में भूकंप आ सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है बाय दीज डाटा, एंड हेंस इट विल प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन फ्रॉम दीज हजार्ड्स, फ्रॉम दीज डिजास्टर लाइक सेस्मिक एंड सुनामी रिस्क। एंड साथ ही साथ नेचुरल साइट्स को भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे जिसको सेफगार्ड करना जरूरी होगा। फिशरीज रिसोर्सेस के भी नेचुरल साइट्स को आइडेंटिफाई किए जाएंगे सो दैट सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन हो सके। एंड अलोंग विथ ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की बात है। साथ ही साथ अगर कोई डिजास्टर आती है लाइक ऑयल स्पिल जैसी घटनाएं, एयर क्रैशेस भी हो जाती हैं, शिप ब्रेक्स जैसी घटनाएं हो जाती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना है इफेक्टिवली, तो उसके लिए ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिए जाने की बात चल रही है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें वन ओशन समिट की, तो ये वन ओशन समिट अभी ऑर्गेनाइज की गई फ्रांस के द्वारा, बिकॉज फ्रांस की प्रेसिडेंसी थी काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की, अलॉन्ग विथ कॉपरेशन यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। ये अच्छे से याद रखना, IMF नहीं है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज बाय फ्रांस। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए सो दैट वो टेंजेबल एक्शन ले सके टुवर्ड प्रिजर्विंग एंड सपोर्टिंग हेल्दी एंड सस्टेनेबल ओशन इकोसिस्टम। तो क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टू टेक सर्टेन एक्शंस सो दैट जो हमारे ओशियन इकोसिस्टम है उनको हेल्दी एंड सस्टेनेबल बनाए रखी जाए एंड उनको प्रिजर्व किया जाए। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। वायरोलॉजिस्ट who shared a Nobel Prize for discovering the HIV dyes। इनके बारे में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। इन्होंने HIV वायरस की डिस्कवरी की थी और इनका नाम है ल्यूश मॉन्टेग्नियर, और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था फॉर मेडिसिन इन 2008 बिकॉज इन्होंने डिस्कवरी की थी HIV की, जिसके कारण आपका लाटर स्टेज में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बन जाता है, यानी कि HIV जब एडवांस लेवल में पहुंच जाती है तो वो एड्स का रूप धारण कर लेती है। तो HIV की अगर हम बात करें तो HIV आपका एक वायरस है एंड ये अटैक करता है किसको, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हमारा इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। एंड अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो इसके कारण आपका एड्स हो जाता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और तो इसका बेसिक बात यह है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये टारगेट करता है, और जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है टू फाइट फॉर द इन्फेक्शंस एंड फॉर द वायरसेस विच इज हार्मफुल, तो उस इम्यून मैकेनिज्म को, उस डिफेंस इक्विपमेंट को हमारा कमजोर कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी फाइट नहीं करती, तो इसके कारण अगर कुछ छोटी भी बीमारी होगी तो हमें ज़्यादा प्रभावित करेंगी। एंड जो HIV इन्फेक्शन है इट कैन बी कॉज्ड बाय वन ऑफ द टू रेट्रोवायरस, या तो HIV-1 या फिर HIV-2। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि HIV-1 जो है पूरे विश्व भर में ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कम्पेयर टू HIV-2। एंड जो HIV है, जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं HIV से इन्फेक्टेड, वो 3 स्टेज में प्रोग्रेस करती है अगर इफेक्टिव मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं की जाए। वैसे तो आपको पता होगा कि HIV जो है आपका क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक या फिर पहला स्टेज है आपका एक्यूट HIV इन्फेक्शन, दूसरा है आपका क्रोनिक, तीसरा है आपका यही जब एड्स में बदल जाता है ना। तो स्प्रेड होने के
क्या क्या सोर्सेस है, तो एक तो बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड हो गया, या फिर प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड्स, वेजिनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, है ना, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन इट कैन ट्रांसमिट द HIV। तो ये आप ट्रांसमिशन के बारे में प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हो। एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड, आपको ही पता है। तो कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो एक तो 3 या फिर उससे ज़्यादा का एक कम्बिनेशन ड्रग दिया जाता है, एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स दिया जाता है। इसके तहत इंडिविजुअल की जो इम्यून सिस्टम रिकवरी है वो मजबूत होने लगती है, और कैपेसिटी जो है डिफेंस की वो मजबूत होने लगती है। और अगर हम देखें तो इंडिया में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इशू, लगभग 2.1 मिलियन, यानी कि 21 लाख लोग अप्रोक्स रिपोर्टेड हैं दैट आर लिविंग विथ HIV। तो ये बातें भी हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग विथ HIV। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मेक विच ब्रांडिंग एंड ऑफेंस सजेस्ट पैनल। तो विच ब्रांडिंग, विच मतलब आप समझते हो कि जैसे गांव मोहल्ले में कभी आपने सुना होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे, कि चुड़ैल, डायन, ये सब का टैग दे दिया जाता है किसी महिलाओं को, है ना, और फिर उन पर अत्याचार किया जाता है। तो ये जो आपका इवेंट है इसी को विच ब्रांडिंग कहते हैं। तो विच ब्रांडिंग को ऑफेंस बनाया जाए, ये पैनल का कहना है। तो उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस। तो देख सकते हो आर्टिकल नंबर 5 कहाँ गया। mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of those या these vulnerable section। तो ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने stringent provisions ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 में डालने की बात कही है। साथ ही साथ जो विक्टिम्स को ब्रांडिंग की जाती है ना लोगों के द्वारा, उसको हीनियस क्राइम माना जाना चाहिए, पनिशेबल ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये प्रोविजंस डालने की बात की जा रही है। और जब हम बात करते हैं विच हंटिंग, तो इसका मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिस है, हालांकि जहाँ पर जो वोमेन होती हैं उनको आरोप लगाया जाता है कि इनके पास काली शक्तियाँ हैं, और इनके कारण वो बच्चों को या फिर लोगों को निगेटिव तरीके से प्रभावित करती है, अपनी जादुई शक्तियों से प्रभावित करती है। एंड इसीलिए इन महिलाओं को कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है ना, आरोप पर आरोप लगाए जाते हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी वैलिडेशन। एंड आप देख सकते हो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टडी के अनुसार देखें तो ये मोस्टली प्रिवलेंट है कहाँ पर, कौन कौन से राज्यों में, झारखंड, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब विच हंटिंग के कारण क्या है, एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि रिसोर्सेज की कमी, पॉवर्टी होना। तो पॉवर्टी मैंने बोला ना वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी है, एंड इनके कारण जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है उनको इस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। दूसरा है लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट के कारण सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इलिटरेसी एंड वायलेंस देखने को मिलता है अगेंस्ट द वोमेन। एंड नेक्स्ट इज योर कास्ट सिस्टम का डोमिनेंस होना अलोंग विथ पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जेंडर कन्फ्लिक्ट। एंड जो सस्टेन्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा या फिर NGOs के द्वारा चलाए जाने चाहिए उसमें भी कमी होती है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज में भी कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं किया जाता है, जिसके कारण समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या रिकमेंडेशन दी गई है, तो स्पेशल कोर्ट हो जिसके तहत स्पीडी ट्रायल किए जा सके इन विच ब्रांडिंग। एंड गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट एंड ट्रीट एंड बियरिंग लीगल एक्सपेंसेस, जो भी विक्टिम्स के ऊपर आएंगी खर्चे। साथ ही साथ विच डॉक्टर्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए एज कंप्लिसिट इन क्राइम। एंड लॉ इन्फोर्समेंट एंड अवेयरनेस ड्राइव्स को चलाने की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेडिशनल लीडर्स हो, वोमेंस ग्रुप हो, जहाँ पर विच हंटिंग देखने को मिलती है। एंड जो इनइक्वलिटी है, जेंडर बेस्ड बाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है डिफरेंट लेवल्स।
सो फ्रेंड्स ये हमने आज डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ले टू इंक्लूड रिलीजियस स्कूल अंडर राइट टू एजुकेशन। तो इसे डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात सिलेबस के साथ। तो सिलेबस आप देख सकते हो कहाँ गया। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन, इसमें आ सकते हैं। तो एक पेटिशन फाइल की गई थी जिसके तहत चैलेंज किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन 1 क्लाउज 4 एंड सेक्शन 1 क्लाउज 5 ऑफ आरटी एक्ट 2009 को। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी हम इंटरवीन नहीं करने वाले इस मैटर में। तो सेक्शन 1 क्लाउज 5 क्या कहता है, तो सर्टेन एग्जेम्पशंस देते हैं मदरसा को, वैदिक पाठशाला या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्राइमरली बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देती है, और ये आरटीई के एम्बिट से बाहर है। एंड जो सेक्शन 1 क्लाउज 4 है, इसके तहत जो आरटी एक्ट के प्रोविजंस है वो आपके सब्जेक्टेड होंगे टू आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दो बातों पर मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट। पेटिशंस जो पेटिशनर है जिन्होंने पेटिशन फाइल किया था, इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो दो प्रोविजंस है जिसके तहत एग्जेम्पशन दिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एजुकेशनल एक्सीलेंस को डिप्राइव करता है, एजुकेशनल इफिशिएंसी को डिप्राइव करता है टू दीज इंस्टीट्यूशन। कैसे, तो इन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन की या बच्चों की राइट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री एजुकेशन पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब हम सिर्फ फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, बल्कि इसको एक्सटेंड किए जाने चाहिए, फ्री एंड इक्वल क्वालिटी एजुकेशन होने चाहिए, चाहे वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। इसीलिए जो PIL है इन्होंने प्रपोज किया कि कॉमन सिलेबस एंड करिकुलम होनी चाहिए फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द क्लासेस 1 to 8 अक्रॉस द कंट्री। तो अब समझ में आया आपको इशू क्या है। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है ऑन रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दो जजमेंट की बात करेंगे। TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज हैं अंडर आर्टिकल 31 के तहत दी गई हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, नाइदर इट इज अबव द लॉ। तो अगर कोई रेगुलेशन लाया जाता है इन द नेशनल इंटरेस्ट तो फिर वो अप्लाई होंगे टू ऑल द इंस्टीट्यूशन। और आर्टिकल 30 क्लाउज 1 क्या कहता है कि ऑल द माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, इनको अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 29 क्लाउज 1 की भी बात कर लेते हैं। इसके तहत अधिकार दिया गया है to conserve distinct language, script और culture to any section of the citizen। तो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। ये फंडामेंटल अधिकार आर्टिकल 29 क्लाउज 1 के तहत मिला हुआ है। एंड SK मोहम्मद राफिक केस 2020 जो कि रिसेंट केस है, इसमें क्या जजमेंट आया था कि रेगुलेशन परमिशेबल है, रेगुलेट की जा सकती है अगर एक्सीलेंस प्रमोट करने की बात हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, है ना। अगर एक्सीलेंस को बढ़ावा दी जाए तो फिर रेगुलेशन परमिशेबल हो सकती है। 2014 में प्रमति जजमेंट आया था, इसके तहत इंटायर RT एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट नॉन एप्लीकेबल किए गए थे ऑन द माइनॉरिटी स्कूल। समझ में आया आपको। 2014 प्रमति जजमेंट मेड इंटायर RT एक्ट के जो भी प्रोविजंस है वो नॉन एप्लीकेबल बनाए गए थे ऑन द माइनॉरिटी स्कूल। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल द आर्टिकल्स डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा डिस्कशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।